तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है चेन्नई के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो कि बनने वाला है परंदूर में, और ये एयरपोर्ट के लिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पहले क्लियरेंसेस मिल गए हैं। तो दोस्तों अराउंड चेन्नई से 70 किलोमीटर दूर ये एयरपोर्ट बनना है और एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी जिसका नाम था स्टीयरिंग कमेटी ऑन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, जो लेना है इनको, और इन्होंने रिकमेंड कर दिया है ग्रांट फॉर क्लियरिंग द साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ परंदूर एयरपोर्ट। तो वैसे देखा जाए तो ये परंदूर जो जगह है ये चेन्नई से ज्यादा नजदीक अगर देखे तो कांचीपुरम से है, तो कांचीपुरम एयरपोर्ट भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली चेन्नई से लेके पूरा जो बेल्ट है, नॉर्थ में भी साउथ में भी, ये हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। काफी सारे यहाँ पे लोकल और ऑब्वियसली बाहर के देश के इंडस्ट्रीज भी जो है काफी बड़े लेवल पे काम करते हैं। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने भी इसको प्रपोज किया था और सबमिट किया था एप्लीकेशन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को। तो यहाँ पर दोस्तों करंट जो एविएशन मिनिस्ट्री की अगर हम हरकत को देखें तो चाहे वो देश के अंदर जितने भी नए सिटीज के अंदर एयरपोर्ट्स की नीड पिछले कई सालों से लटकी हुई थी उनको क्लियर किया जा रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत तुरंत एयरपोर्ट बन जाएगा। ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कोई भी एयरपोर्ट बनने का, लेकिन काम उसके ऊपर हो रहा है, ये अच्छी बात है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो फिर से एविएशन से रिलेटेड आ रही है और साथ साथ एविएशन और शिपिंग रिलेटेड आ रही है, और उसमें भी स्पेसिफिक कहे तो उनके मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल इंडस्ट्री से आ रही है। तो दोस्तों जो भी ये बड़े लेवल के व्हीकल्स होते हैं, एयरलाइंस होगी या एरोप्लेन स्पेसिफिकली कहे तो, और बड़े बड़े शिप्स वगैरह हो गए, इनका ऑब्वियसली मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, पार्ट ऑफ इंडस्ट्री होती है। तो ये दुनिया भर के अंदर कई सारे जगहों पे किया जाता है और हमारे देश में भी इसकी एक डिसेंट साइज की इंडस्ट्री थी, लेकिन इसको बहुत बड़े लेवल पे एक्सपांड करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और यहाँ पर जो नियम कानून इस इंडस्ट्री को लगते थे टैक्सेशन वगैरह के हिसाब से, उसको कम किया गया है हमारे बजट में, ताकि यहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है भारत की कंपेटिटिव बन पाए दुनिया के हिसाब से। तो दोस्तों जो एक्सपोर्ट गुड्स होते हैं इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स, अब इसका मतलब क्या है, अभी जो रिपेयरिंग होता है कोई भी शिप का, तो उसके अंदर जो भी कंपनी ने उसको बनाया था उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई कई अलग चीजें लगती है जो इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो इसका लिमिट था वो 6 महीनों तक का था, इसको बढ़ाकर अब 1 साल कर दिया गया है। एट द सेम टाइम दोस्तों पहले क्या होता था कि वारंटी जब भी कोई शिप की होती थी वो मल्टीपल ईयर्स की होती है। अब वारंटी पीरियड के अंदर या बाहर में भी अगर कोई प्रोडक्ट आता था वो इंपोर्ट काउंट होता था, उसके ऊपर टैक्स लगता था। लेकिन गवर्नमेंट ने काइंड ऑफ यहाँ पे री इंपोर्ट ऑफ गुड्स का एक क्लॉज ऐड किया है। पहले वैसे 3 साल का था, लेकिन इसे बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। तो जो भी कंपनीज रिपेयरिंग की और ओवरऑलिंग की इंडस्ट्री में है, एविएशन में भी, और ऑब्वियसली यहाँ पे हम शिप्स वगैरह की बात कर रहे हैं उनकी भी, इनको बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा कंपेटिटिव रेट प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज को। और इस वजह से इंडिया को प्रेफरेंस देगा। चाइना, साउथ कोरिया, ये मार्केट वैसे बहुत स्ट्रांगली कैप्चर करके बैठे हैं, तो यहाँ पर इंडिया भी कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर दोस्तों जयपुर से, जहाँ पर 3 आरओबी और एक आरयूबी बनाया जाने वाला है रेलवे ट्रैफिक को कम करने के लिए। तो आप जानते हो देश में वैसे भी मिशन चल रहा है कि जितनी लेवल क्रॉसिंग है उनको खत्म किया जाए। बड़े शहरों के अंदर मोस्टली कोई लेवल क्रॉसिंग अब बची भी नहीं है, और यहाँ पर अभी इसी तरीके से जयपुर की कुछ मेजर जंक्शन के ऊपर जहाँ पर मेजर कंजेशन होता है, ट्रैफिक फ्लो के अंदर दिक्कत आती है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, बॉटलनेक्स को हटाने के लिए ये चीज की जा रही है, जहाँ पर ये नए ब्रिजेस एंड अंडरपासेस बनेंगे ताकि रेलवे भी तेजी से गुजर सके और ट्रैफिक भी बाद में ना हो। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड, और इन्होंने अप्रूव किया है एक बड़ा सा लोन $333.80 मिलियन का, और ये लोन होगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन एक्स्ट्रा डोज ब्रिज ओवर ब्रह्मपुत्र नदी। ये होगा आसाम में और ये कनेक्ट करेगा पलशबारी को सुआलकुची के साथ में, जो कि दोनों आसाम में ही आते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो जितने ब्रिजेस अप्रूव हुए और बनना शुरू हुए और बन गए हैं, वो उसके पहले कई दशकों में भी नहीं बन पाए थे। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के अक्रॉस कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो लिटरली किसी भी जो जगहों को बहुत बड़े तरीके से डिवाइड करती है इसके साइज की वजह से। अब ये जो कंपनी है या जो ये बैंक है, इन्होंने वैसे एक और ब्रिज पहले भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर अप्रूव किया था, जिसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि ये 4 लेन एक्स्ट्रा डोज पीएससी ब्रिज कनेक्टिंग ब्रह्मपुत्र नदी बिटवीन गुवाहाटी नॉर्थ एंड गुवाहाटी। तो ये 6 लेन का वैसा ब्रिज है जो इन्होंने पहले फंड किया था, और ये जो ब्रिज है इसको जो है यहाँ पर ईपीसी मॉडल पे दिया जाएगा, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। अब ये ब्रिजेस जो है वायबल नहीं होते लेकिन जरूरी होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो खुद ही यहाँ पे पूरा खर्चा उठाएगी और कंपनी से काम करवाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है भुवनेश्वर से, जहाँ पर भुवनेश्वर एयरपोर्ट के अंदर एनेबल कर दिया गया है डिजी यात्रा। तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक डिजिटल प्रोसेसिंग जो होती है फ्लायर्स की, वो अब कम समय में हो पाएगी, ज्यादा फास्ट हो पाएगी। जो लोग डिजिटल यात्रा के बारे में नहीं जानते, ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक ऐप है जिसके ऊपर जब रजिस्टर करते हो तो यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो वेरीफाई होती है फेस के साथ में, और अब जब कोई फ्लाइट लेते हो किसी एयरपोर्ट से, तो आपको जैसे कोई एयरपोर्ट पे जाने के टिकट, अपना आईडी और उस आईडी का वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है सीएसएफ पर्सनल के साथ, तब अंदर जाते हो। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है और आप फेस जो है वो एक गेट पे स्कैन करके ऑटोमेटिकली गेट खुल जाता है। बहुत बड़ा समय वैसे एयरपोर्ट्स के अंदर घुसने में ही लग जाता है देश के करंट सिचुएशन के हिसाब से। ये जो चीज है ये बहुत बड़ा बेनिफिट देगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि विद इन फ्यू सेकंड्स जो है हर आदमी पास ऑन हो सकता है। मैनुअली इस चीज को करने के लिए बहुत समय लगता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रेलवे कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने एक बड़ा स्टेप
स्टेप लिया है टुवर्ड्स एक्सटेंडिंग नमा मेट्रो सर्विसेज टू रामनगरा डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन का प्लान है बेसिकली, और इसका जैसे जो यहाँ पे लंबे समय से डिमांड थी लोगों के अंदर एक मेट्रो सर्विस को अपने एरिया तक पहुंचाने की, वो कंप्लीट की जाने वाली है। करेंटली देश को जरूरत है कि जितने बड़े शहर है उसके अंदर मेट्रो का इतना डेंस जाल हो कि कहीं भी शहर में आप जाना अगर चाहते हो तो मेट्रो ही फर्स्ट ऑप्शन हो, रोड सेकंड प्रायोरिटी बने। और ये चीज अब बेंगलुरु में हो रही है, चेन्नई जैसे जगहों पे हो चुकी है, दिल्ली तो ऑब्वियसली इसका प्राइम एग्जांपल है, लेकिन बाकी शहर भी इसी रास्ते में बढ़ रहे हैं। अगली एक मेजर खबर आ रही है बुलेट ट्रेन से, जहां पर सूरत के पास में ट्रैक लिंक का काम शुरू हो गया है सूरत और बिलीमोरा के सेक्शन के बीच में। तो सूरत और बिलीमोरा के बीच का जो सेक्शन है यही पहला ऑपरेशनल सेगमेंट होगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट का, और नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने ये खबर दी है। अब दोस्तों वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि ब्रांड न्यू ट्रैक्स लेके आ जा रहा है, यहाँ पे आप जानते होंगे कि पिलर्स जो गर्डर्स है उसके आसपास की चीजें वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, और जो ट्रैक बेड्स है उसका काम भी यहाँ पर तेजी से पहले ही किया जा रहा था। तो 30 किलोमीटर के आरसी ट्रैक बेड्स वैसे भी रेडी है, और 70 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक स्लैब्स भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ पर जो ट्रैक लिंक का एक्चुअल काम है वो भी बहुत तेजी से पिक ऑफ करेगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है चेन्नई से, जहाँ पर एक टनल वेंटिलेशन सॉल्यूशन डेवलप किया गया है चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि टनल वेंटिलेशन सिस्टम का कॉस्ट को बहुत ज्यादा नीचे कम करेगी। और प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड किया गया है 28 इंटरनेशनल सिंपोसियम ऑफ एरोडायनामिक्स के दौरान। तो ये एक डेनमार्क बेस्ड कंपनी है कोपेनहेगन की, उनके साथ में मिलकर चेन्नई मेट्रो ने एक प्रोजेक्ट लिया था जहां पर जो ये वेंटिलेशन होते हैं अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स के लिए। अब जो चेन्नई मेट्रो की लाइन्स है या कोई भी अंडरग्राउंड टनल होता है वहाँ पे ताजा ऑक्सीजन आता रहे इमरजेंसी के दौरान, वहाँ पे कार्बन या धुआं ना भर जाए, इन सब रीजन की वजह से वेंटिलेशन शाफ्ट्स होते हैं। अब ये बाहर से हम आते लेते थे, ये टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली महंगी पड़ती थी, इंडिया में इसे डेवलप किया गया है फॉरेन कंपनीज की मदद से, कॉस्ट मेजरली कम होगी विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनी पैसेंजर एक्सपीरियंस, कंफर्ट और सेफ्टी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है मुंबई से, जहाँ पर एक मेजर ट्रैफिक सिचुएशन खड़ा होने वाला है 31 जुलाई से, जहाँ पर हिस्टोरिक साइन ब्रिज गिरा दिया जाने वाला है और ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मुंबई का अभी पिछले कुछ 10 साल का ये कहानी जो है वो रिपीट होती रहती है। कई सारे रेलवे लाइंस के ऊपर से ब्रिजेस है मुंबई में जो अंग्रेजों ने बनाए थे आज से तकरीबन 100-125 साल पहले। अब उनको जो है टाइमली अपग्रेड नहीं किया गया, कोई अल्टरनेटिव बनाया नहीं गए, इधर उधर फालतू खर्चा किया गया, और अभी ये ब्रिजेस इतने डेंजरस हो गए हैं बहुत सारे मलम पट्टी के बावजूद भी कि कभी भी गिर सकते हैं। तो इनको फाइनली क्लोज ऑफ करने का काम गवर्नमेंट करती रहती है, और फिर बाद में और कई साल ले लेती है फालतू सा कोई ब्रिज बनाने के, जैसे कभी कभी अलाइनमेंट भी मैच नहीं होते। तो ऐसा एक और नया जो है किस्सा खुलने वाला है मुंबई में, जो होगा सायन का रेलवे ब्रिज। अच्छा आज पे सवाल के बारे में बात करें तो रोहित पूछते हैं, इज द रेल मंत्री अगेन ओनली गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हाई एंड ट्रेन्स दिस टाइम, और इज ही गिविंग सम अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग कैपेसिटी और लोअर एंड ट्रेन्स। तो देखो यार, अगर ना थोड़ा सा गूगल कर लो या थोड़ा अगर कुछ इधर उधर देख लो तो एक्चुअल में क्या अनाउंस हुआ है क्या नहीं हुआ है ना, इसके बारे में आराम से जो है वो खबरें मिल सकती है। आज के डेट में वो जमाना नहीं है जहां पर आपको न्यूज़पेपर का इंतजार करना पड़ेगा अगले दिन का। तो अभी करेंटली जो वंदे भारत, वंदे मेट्रो, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स है स्लीपर वंदे, इनके अंदर की फंडिंग को कट नहीं किया गया है। जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उनको अंत तक पहुंचाया जाएगा। पहले हमारे देश में था कि कोई प्रोजेक्ट शुरू करते फिर बैकलैश आ गया तो उसको आधे में छोड़ देते, हजारों करोड़ का नुकसान होता था। वो यहाँ पे हाई इंटेंस के लिए नहीं किया गया है, लेकिन बजट जो है उसके अंदर हिस्टोरिक अमाउंट फिर से अनाउंस हुई है जो अब तक की सबसे ज्यादा है, और मोर देन 10,000 जनरल कोचेस या फिर जो अमृत भारत टाइप के कोचेस है इनके लिए जो है अभी ऑर्डर्स दिए जाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बड़े लेवल पे जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज की जाने वाली है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कैपेसिटी का इशू बाद में बैकफायर कर सकता है, क्योंकि करेंटली ऑल्टरनेटिव्स जो है देश के अंदर वो बड़े लेवल पे डेवलप करने की जरूरत है, फ्यूचर का सोचने का डेवलप करना जरूरी है। लेकिन अभी जो भी डिसीजन दिया गया है वो एट द मोमेंट अगले 3-4 साल में राहत तो बड़ी ले ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कुछ सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और आपके पास में कोई न्यूज़ है तो उसके लिए कोई सबमिट करने के लिए आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा नाम है आकाश भाव सर, आप देख रहे हो इंफ्रा न्यूज़। मिलेंगे अगली वीडियो में।